हर फर्द किसी खास मकसद के लिए पैदा होता है और उस वक्त कल से फिर सिलसिला जो है उसकी बारिशों की शिद्दत बढ़ेगी अगले से 2 दिन, और उसके अलावा ये सिलसिला जो है कराची तक फैलेगा। जो हम कोर्ट जा रहे हैं वो फैसला हमारा जो है वो फाइनल है, हम उस फैसले से हम बैक नहीं करते। बड़े पैमाने पे जब मिसाइल या रॉकेट हमला किया जाता है सैकड़ों मील दूर से, तो वो बहुत एक्यूरेट नहीं होता। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अनम जुल्फ़िकार। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अच्छी बात से। मौलाना रूमी का कॉल है कि हर फर्द किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा होता है और उस वक्त के हसूल की ख्वाहिश पहले ही से उसके दिल में रख दी जाती है। ऐसी ही ख्वाहिश लिए हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया पैदा हुए। आज़ादी की ख्वाहिश, इजरायली मुजालिम से निजात की ख्वाहिश और इसी ख्वाहिश के हसूल की जद्दोजहद में उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इस्माइल हानिया जैसे रहनुमा पूरे आलमी इस्लाम के लिए मिसाल हैं। उनके जद्दोजहद जुस्तजू फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी में यकीनन नई रूह फूंक देगी। उनकी शहादत पर आज मुल्क भर में यौम सोग है। पाकिस्तानी आवाम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती कर रहे हैं और दोहा में आज इस्माइल हानिया के जनासे में शिरकत के लिए भी पाकिस्तानी सियासी क़यादत की बड़ी तादाद पहुंची है। इस हवाले से प्रोग्राम में मज़ीद तफसील भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले नज़र बड़ी खबर पर डालेंगे। मानसून के तबाहकुन स्पेल के आगे लाहौर का मिसाली स्ट्रक्चर भी टिक न सका। निकासी आपका बेहतरीन निज़ाम भी 44 साल रिकॉर्ड तोड़ गया। बारिश का अब बादलों का जो रुख है वो सिंध की जानिब है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी भरपूर बरसात की खबरें हैं। हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हानिया के बाद अस्करी सरबराह मोहम्मद अल-ज़ैफ की शहादत का दावा। हमास ने तस्दीक नहीं की। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा दोहा में अदा की जाएगी। पाकिस्तानी रहनुमा भी शिरकत करेंगे। मुल्क भर में आज यौम सोग। बिजली से तंग ताजिर फरियाद लेकर सदर आसिफ जरदारी के पास पहुंच गए हैं। हुकूमत से मायूसी का इजहार। सदर से मामले में मुदाखलत की अपील कर दी है, लेकिन मौजूदा जो मुआशी हालात हैं और सख्त शराइत वाले माहदों के होते हुए क्या हुकूमत के पास मसले का कोई हल मौजूद है? और बच्चे के लिए माँ के दूध से बेहतर कुछ नहीं। माँ के दूध की अफादियत से मुतालिक आगाही के दिन पर इस हवाले से मुतालिक मफरूज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, अहम खबरें आपने देखी और अब बात कर लेते हैं बारिशों के हवाले से। मानसून का स्पेल जारी है। ख़ास तौर पर पंजाब में काफ़ी बारिशें हो रही हैं। लाहौर में बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया है। लाहौर शहर के तमाम नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। कल से सोशल मीडिया पर बारिश पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है। सोचने वाली बात यह है कि बारिश तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन पाकिस्तानियों की बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ इंतज़ामी मसाइल मौजूद हैं। खुद लोगों का ये हाल है कि जो बरसाती नाले कुदरत ने बनाए, उनके रास्तों पर हमने तजावुज़ात बनाए और उसके साथ शहरी आबादियों में इजाफे के साथ साथ स्ट्रक्चर को ठीक से तरतीब नहीं दिया। नतीजा यही होता है कि बारिश के बाद मसाइल पैदा होते हैं और हमें सुनने को मिलता है कि बारिश ने तबाही मचा दी। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मानसून का स्पेल जारी है, लाहौर में शदीद बारिशें हो रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है और मौजूदा सिस्टम कब तक बरकरार रहेगा? ओवरऑल पंजाब में अब तक कितनी बारिश हो चुकी है और ये सिलसिला क्या आज दिन भर भी जारी रहेगा? जी शुक्रिया। बारिशों का जो सिलसिला पिछले 2 दिन से शुरू हुआ, तो कल लाहौर में उसकी बड़ी शदीद बारिश हुई। लाहौर में तकरीबन एवरेज जो है 150 से 200 मिलीमीटर हुई और हमारे एयरपोर्ट में 360 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। और ये दूसरा ये कि ये बारिश जो थी ये चंद घंटों में हुई, इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये सिलसिला अभी अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। आज तो उसमें थोड़ा वक्फा है और कल से फिर इसकी शिद्दत में इजाफा होगा। हमारे जो कश्मीर है और जो मानसून के इलाके सियालकोट है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, लाहौर डिवीज़न है, तो इनमें से कल से फिर सिलसिला जो है उसकी बारिशों की शिद्दत बढ़ेगी अगले से 2 दिन। और उसके अलावा ये सिलसिला जो है कराची तक फैलेगा और ये 5 तारीख तक ये सिलसिला पाकिस्तान में रहेगा। और ये मानसून का बड़ा अच्छा और बड़ा स्पेल है। और जो बारिशों की अब बात की, तो पंजाब में तो बारिशें नॉर्मल से ज़्यादा है। ओवरऑल पाकिस्तान में अब तक जितनी होनी थी अभी उतनी नहीं हो पाई, उससे थोड़ी कम है। तो आने वाले जो 2 हफ्ते हैं या जो अगस्त के दिन है, तो इसमें काफ़ी अच्छी बारिशें होंगी
और 2 से 3 बड़े स्पेल जो है वो इसमें से अगस्त में आ सकते हैं। तो ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। तो मानसून में जितनी बारिश हुई तो ये कोई गैर मामूली नहीं, इतनी बारिशें अक्सर हो जाती हैं क्योंकि इसमें इतनी नमी होती है और ये सिस्टम जो बे ऑफ बंगाल से आया था अपने साथ भी जो है आलूद हवाओं के साथ साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ला रहा था, तो इतनी बारिश तो हो जाती है। अलबत्ता जो दरियाओं के कैचमेंट के एरिया है जहाँ से पानी दरियाओं में आना था उस जगह पे अपर पे या इंडिया में उतनी बारिशें नहीं हुई जिससे दरियाओं में कोई सैलाबी सूरत हाल बनती। तो शहरों में तो जो हमारा सिस्टम है उसका ड्रेनेज का तो उसकी एक लिमिट है, वो 25-30 मिलीमीटर पर आवर से ज्यादा को ड्रेन आउट नहीं कर सकते। और दूसरा उसमें ये होता है कि अगर एट ए टाइम लाहौर या कराची इतने बड़े शहर हैं तो इसमें बहुत कम बारिशें ऐसी होती हैं कि जो एक वक्त में पूरे शहर में हो रही हो, वरना ये होता है कुछ इलाकों में हो रही होती है और दूसरों में हल्की। तो लाहौर में कल जो बारिश हुई तो वो एक ही वक्त में पूरे लाहौर में हो रही थी और उसकी इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी और 2-3 घंटों में जो दरमियान में तो स्पेल था तो उसमें से 150 मिलीमीटर के करीब हर शहर के हर इलाके में उससे ज़्यादा हुई। तो उससे साफ़ है कि पानी की जो मकदार थी वो इतनी ज़्यादा थी जिसको ड्रेन आउट करने के लिए 5-6 घंटे तो लगने थे। ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लाहौर की जो सूरत हाल कल हमने देखी वो काफ़ी ज़्यादा पानी था लाहौर में। और सर दूसरी जानब कराची में भी 2 दिन से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन किसी भी इलाके में मूसलाधार बारिश नहीं हो रही। कहा यह जा रहा था कि कराची में भी रिकॉर्ड तौर बारिश होगी, लेकिन क्या तेज़ और मूसलाधार बारिश का इम्कान है अभी मज़ीद? जी बिल्कुल, ये इतला और जो हमारी फोरकास्ट सही है। अगले 2 से 3 दिन में जो है कराची में जो है बड़ी अच्छी बारिशों का एक सिलसिला आएगा और सिंध में तो अभी सक्खर और हैदराबाद से ऊपर वाले इलाकों में आशा में तो हो रही है, तो उनमें भी जो है अगले 2 दिन में कराची समेत जो है साली इलाकों में भी बड़ी अच्छी बारिश होगी। और बलूचिस्तान के जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं जैसे कोयटा है, खुजदार है, सिब्बी, नसीराबाद, तो वहाँ भी एक बड़े अच्छे स्पेल का जो है तोक़ा है। अच्छा शाहिद साहब, ये जो लाहौर में बारिशें हो रही हैं ये कब तक मुमकिन है? आखिर ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है, इतना पानी इकट्ठा हो गया और मज़ीद कितनी बारिशों के इम्कानात हैं अभी? जी लाहौर में जो कल बड़ा स्पेल हुआ है तो उसके बाद अब थोड़ी सी उसमें वक्फा है। आज अगर हुई तो हल्की बारिश होगी, लेकिन कल से अगले 2 दिन में जो है 3 तारीख से लेकर 5 तक फिर जो है इन इलाकों में बड़ी अच्छी बारिशें होंगी। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक, लाहौर, गुजरावाला, पिंडी, ये जो डिवीज़न है और करबदा, तो इनमें से बड़ी अच्छी बारिशें जो है कल से फिर तवक्को है। तो आज उसमें से थोड़ा कमी है, अगर हुई भी तो हल्की बारिश होगी और वो पानी जो है वो तो निकल जाएगा। तो अगले 2 दिनों में जो है 5 तारीख तक ये सिलसिला अभी तक जारी रहेगा। ठीक है शाहिद साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमारी नुमाइंदा जो लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा शराजी, उनसे सिचुएशन जानेंगे कि लाहौर की इस टाइम क्या सूरत हाल है, क्या अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है? जी फातिमा बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। 24 घंटों के दौरान जो बारिश हुई है, ख़ुसूसी तौर पर अगर लाहौर की अगर तो रहमत जो है वो जहमत में बदल गई थी, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक जो है चंद ही घंटों में अंदरून शहर और कई ऐसे लाहौर के इलाके हैं जिसमें पानी क्लियर कर दिया गया। अगर मैं इस वक्त बात करूं तो इस वक्त जो सूरज है वो सवा नेज़े पे है और दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 29 और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में बारिश की पेशगोई की गई है। मानसून बारिशों का ये आखिरी स्पेल है। माहिरीन के मुताबिक जो है वो शहरियों को चाहिए कि वो मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बारिश के बाद जो है मौसम रात को खुशगवार हो गया था, लेकिन अब इस वक्त हब्स भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इसमें जो पंजाब भर में जो बारिश के बायस अमवात हुई हैं वो 4 अमवात हुई हैं और जबकि 10 ज़ख्मी हुए हैं। महकमा मौसमियात और ख़ुसूसी तौर पर PDMA की जानिब से शहरियों को यह हदायत जारी की गई हैं कि खस्ता हाल इमारतों के आसपास से बिल्कुल ना गुजरें, क्योंकि बारिशों का मौसम है और खस्ता हाल इमारतों के बायस जाम बहक होने का भी ख़तरा है। इसलिए शहरियों को चाहिए कि वो अपनी जो है हिफाजत खुद करें और वाटर इंटेक और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फातिमा शराजी बहुत शुक्रिया। शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं
शाहिद साहब, हमारी नुमाइंदा हमें अपडेट करी थी लाहौर की सिचुएशन के हवाले से। कल की बात थी, हम भी कर रहे थे कि 44 साल रिकॉर्ड टूट गया बारिश का लाहौर में, लेकिन अभी जो हमने सिचुएशन वहाँ पर देखी तो सड़कें काफ़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही थी, कोई पानी खड़ा नहीं है, तो लगता है काफ़ी इस बार काम हुआ है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमारे जो पंजाब में वासा के 4-5 शहर हैं, उसमें से पिंडी है, गुजरांवाला है, लाहौर है, फैसलाबाद और मुल्तान। तो इनमें से जो अगर हम बात करें तो सबसे जो एफिशिएंट जो है वासा का, वो लाहौर में है, और वो अपने बड़ी तनदही से काम भी करते हैं, उनके पास मशीनरी भी है और वो ड्रेनेज को भी टाइमली साफ करते रहते हैं। उसके बावजूद ये है कि जो पानी की मकदार बहुत ज़्यादा होने से, लेकिन उन्होंने बड़ी एफिशिएंटली उसके ऊपर काबू पाया। और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी चीफ मिनिस्टर के कहने पे, वो भी सारी फील्ड में थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, मिनिस्टर भी थे। उसके अलावा जो ही बारिश शुरू हुई तो वासा के लोग भी जो थे फील्ड में थे, लेकिन चूंकि पानी बहुत ज्यादा था तो उसको निकालने के लिए टाइम तो लगना था। और बाकी जो है कि अब सूरज निकला हुआ है, हबस है, और दोपहर के बाद ये डेवलपमेंट होगी और शाम को या रात को फिर एक बारिश का स्पेल है, लेकिन उसकी शिद्दत इतनी नहीं होगी, और हल्की या दरमियानी बारिश होगी, 25-30 या 50 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक, तो शाहिद अब्बास साहब का बताना है कि लाहौर में जो शाम के वक्त है, रात के वक्त है, कुछ बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश का जो ज़ोर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया के वक्त का। तो अब मौसम की बात करें हैं, बारिश की बात कर रहे हैं, कराची में भी 2 दिन से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के शहरी भी खुश हैं, लेकिन लाहौर में जो सिचुएशन है वो ज़्यादा जो बारिशें हैं उसकी वजह से सूरत हाल थोड़ी सी परेशान कुन थी। नाज़रीन, जहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और आपको खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर से प्रोग्राम में। और अब कुछ मसाइल की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, ताजिर बरादरी को, आवाम को, बाकी सबको, उन पर कुछ बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तानी जो ताजिर हैं वो शदीद परेशान हैं। कल FPCCI के वफ़द ने सदर जरदारी से मुलाकात की है और तवानाई की कीमतों में मुदाखलत की दरख्वास्त की है। गौहर एजाज की सरबराह में ताजिरों और 40 इलाकाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारों ने इस मुलाकात में आसिफ जरदारी को अपनी परेशानियों से भी आगाह किया है। अंदर की खबर यह है कि आसिफ जरदारी ने ताजिरों को बताया है कि वो तमाम सूरत हाल से तो आगाह हैं और इस मसले को हल करने के लिए संजीदा भी हैं, जबकि दूसरी जानिब गौहर एजाज की सरबराही में ताजिरों ने वाज़ेह किया है कि तवानाई की बढ़ती कीमतों में कारोबार करना मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान की सनतों और कारोबारी इदारों को दरपेश मसाइल हल ना हुए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस कम्युनिटी से अब्दुल महमद खान, जो FPCCI के रहनुमा भी हैं। उनसे मज़ीद जानेंगे। सर, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने तमाम चैम्बर्स के हमरा सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, लेकिन इसी दरमियान आप लोग सदर ममलिकत से भी दरख्वास्त करने गए। असल सूरत हाल क्या है? क्या अदालत जाने से पहले आखिरी कोशिश कह सकते हैं हम कि कल होने वाली मुलाकात को या इस मुलाकात के बावजूद अदालत जाने का फैसला आपका बरकरार है? जज साहब ने एक प्लेटफॉर्म की थी, उसके बाद जो है तकरीबन 40 चैम्बर के पेट्रन और सदूर डिफरेंट एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं या पेट्रन है वो वहाँ पे मौजूद थे, और हमने बड़ा अपना मौकफ उसमें गौहर एजाज साहब ने तरफ से बड़ा किया कि जो हम कोर्ट जा रहे हैं वो फैसला हमारा जो है वो फाइनल है, हम उस फैसले से हम बैक नहीं करते। जैसे आपको पता है जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब, जो सदर का ओहदा होता है वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सदर के वोट जो है वो चारों सूबाई असेंबलियां, सेनेट और जो नेशनल असेंबली है सबसे आता है। तो द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द फेडरेशन। तो ये हमारी एक अटेम्प्ट थी कि हम सदर साहब का गुड ऑफिस यूज करें, उनके पास जाएं और हमारी गुजारिशात उनके पास भी रखें। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि हम कोर्ट वाला रास्ता अबैंडन कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हम मल्टीपल अप्रोच कर रहे हैं, हम सदर साहब पास भी गए, हम SIFC में भी जा रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। हमें इस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन चाहिए और उसके लिए हम हर दरवाजा खटखटाएंगे। अच्छा सर, आप लोगों के बेसिक मुतालिबात क्या हैं और सदर जरदारी से मुलाकात में आपकी क्या गुफ्तगू हुई?
देखिए मुतालबात तो वही हैं कि बार बार आप लोगों के शो पे भी बात हुई है, डिफरेंट चैनल्स पे हुई है। गौर एजाज साहब, तनवीर साहब, एक्टिंग प्रेसिडेंट मैंने, प्रेसिडेंट साहब ने और अहदेदारों ने सब ने जो है इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं। तो जो IPPs के साथ जो पावर परचेस एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, उस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई उसमें जो कैपेसिटी की मद में है वो पेमेंट जो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब जो है बिल्कुल कारखाने चलाना मुश्किल हो गया है, आम आदमी का घर का बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि दोबारा के इनका फॉरेंसिक ऑडिट हो। और देखें, एक कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट दो फर्ज के बीच में होता है, तो ये नहीं हो सकता कि एक फर्ज जो है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो पासदारी करे और दूसरा फर्ज जो है उसकी पासदारी नहीं करे। और इसका फैसला कि आया पासदारी हो रही है या नहीं हो रही है, इसका फैसला होगा फॉरेंसिक ऑडिट से। दूसरा जो आपने सवाल किया कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी के पास क्या बात हुई, गौहर एजाज साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है पूरा हमारा केस पेश किया और बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पेश किया। सदर पाकिस्तान ने बिल्कुल तहम्मुल से जो है उनकी बात सुनी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की बात सुनी। और सदर साहब ने एक आज जो टर्म कॉइन किया था कि ये ट्रिपल वैमी है। अब इसमें तीन फरीक हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, एक IPP है और एक हम लोग हैं। तो वो उनका मौकफ ये था कि ये सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। उसके लिए सदर साहब की ये तजवीज थी कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कॉमर्स एंड चेंबर्स इंडस्ट्री जो है वो एक अपनी कमेटी तश्कील दे जो कि इन कोऑर्डिनेशन विद द प्रेसिडेंसी जो है अपनी गुजारिशात उनको पेश करे, उनके साथ एक इसके प्रॉपर आए और फिर सदर साहब जो है वो अपना ऑफिस इस्तेमाल करते हुए एग्जीक्यूटिव को हमारे साथ एंगेज करेंगे और इसका कोई जो है ना सोल्यूशन की तरफ इस बात को लेकर जाएंगे। तो मतलब हाईली वेलकम दिस इनिशिएटिव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और उम्मीद करते हैं, जैसे मैंने कहा, हम हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, कहीं से भी हमें इंसाफ मिले तो हम अल्लाह का शुक्र करेंगे। अच्छा सर, ताजिर कम्युनिटी के मुताबिक या आपके मुताबिक ये टैक्स कितना होना चाहिए? अगर हुकूमत शरह सूद कम करती है तो IMF प्रोग्राम मुतासिर होगा, सनतों को आलमी कीमत पर बिजली मिलेगी तो कर्ज का सूद कैसे अदा होगा? आप लोगों ने कोई मैकेनिज्म बनाकर हुकूमत को दिया है इस हवाले से? देखिए नहीं, हमारी जो शरह सूद है जरदारी साहब से उस पर बात नहीं हुई थी। जरदारी साहब से हमारा 1 पॉइंट एजेंडा डिस्कस हुआ था, वो जो IPPs के एग्रीमेंट्स हैं और जो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में जो है पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है दे रहा है, वहां पे डिस्कस नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, अलबत्ता ये बात बिल्कुल ठीक है कि शरह सूद, हमारा मौक़िफ़ ये है कि IMF का ये है कि भाई आपको जो है शरह सूद को जो है वो इन्फ्लेशन से जो है वो 1 पॉइंट जो है ऊपर रखना है। इस वक्त इन्फ्लेशन आपकी जो है 11.3% है गालिबन, और शरह सूद जो है वो सिर्फ जो है ना 100 पॉइंट्स कम करके आप जो है उसको 19.5 पे लाए हो। तो अभी तो गुंजाइश है, IMF की तरफ से कोई बंदिश नहीं है। तो ये तो स्टेट बैंक का फैसला है, गवर्नमेंट का फैसला, और इनको गालिबन उस दिन यही कहा था कि जी इसको मजीद कम होना चाहिए, तो अगर होना चाहिए तो हो, क्योंकि इस जो आपके इलेक्ट्रिक रेट्स हैं और उसके बाद जो आपका शरह सूद है, तो इन हालात में तो कारोबार करना लगभग मुमकिन हो गया है। अच्छा सर, IPPs के मसाइल पर सियासी जमातों के एहतजाज भी जारी हैं, लेकिन हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि IPP मुआहदे ख़त्म नहीं हो सकते। इस पर कुछ कमेंट करेंगे आप? देखिए, सियासी बात है, वो पॉलिटिक्स करनी है, वो अपना मत देंगे। हम जो है बिल्कुल प्योरली बात कर रहे हैं। हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि जी इनको फिलफौर मनसूख किया जाए। हम ये कहते हैं इन फोरेंसिक ऑडिट किया जाए, और ऑडिट के अंदर अगर IPPs की तरफ से कोई वायलेशन है, कहीं कोई ओवर इनवॉइसिंग है, कहीं इसके अंदर कोई मैलिफाइड है, कोई क्रिमिनल क्रिमिनलिटी नजर आती है, तो फिर आपके पास मनसूखी के ग्राउंड बनेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि जी आप बिल्कुल फौरन अब जो है वो बेशक आर्बिट्रेशन में जो है IPPs वाले जाएं, नहीं, हमने बिल्कुल ये बात नहीं की। हमने ये कहा सबसे पहले तो 52% जो IPPs हैं दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है आलमी अदालत में जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। हम कहते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट जो है अपनी को रिव्यू करें कि 6% जो है वो तकरीबन 40 फैमिलीज जो है 100 IPPs है, खाली दो की गलती हो तो मुझे माफ कीजिए, पर उनसे निगोशिएट करे। जो प्योरली चाइनीज या बाहर के IPPs हैं, हम उन पे तो बात नहीं कर रहे नहीं जी, हम तो 80% पे बात कर रहे हैं। तो हमने मनसूखी का नहीं कह रहे, पहले आप फोरेंसिक ऑडिट कराओ, उसके अंदर वायलेशन है तो फिर मनसूखी के ग्राउंड है ना जी। तो हमारी पहली डिमांड ये है। ठीक है सर। FPCCI अब्दुल महमद खान हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ताजिर बरादरी जो है वो महंगी बिजली से परेशान है, टैक्सेस से परेशान है, जिसकी वजह से वो सरापा एहतजाज हैं, और इसी वजह से सदर आसिफ जरदारी से भी उनकी मुलाकात हुई है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में कहेंगे आपको एक बार फिर से खुशामदीद और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे हीरो पाकिस्तान से। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मुमताज़ अहमद से, जिन्होंने पहला इलेक्ट्रिक इंडिकेटर सेफ्टी ड्रेस और सेफ्टी हेलमेट इजाद किया है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी ड्रेस 8 फुट के फासले से बिजली की मौजूदगी का बता देता है। मुमताज़ अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, वेलकम टू द शो। मुमताज़, ये क्या चीज़ बनाई है आपने और इस डिवाइस के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि ये कैसे काम करती है और इसको बनाने में आपको 6 साल का अरसा लग गया। बताइएगा इस डिवाइस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इसको मैंने बनाने में 6 साल लगे, लेकिन अभी तो आधे दिन में बन सकता है ये। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक की, तो उसको डिटेक्ट करके वापस बताता है आपको। ये रिडार की तरह काम करता है ये डिवाइस सूट कंप्लीट, और इस तरह ये पहले ही बता देता है 8 फुट के फासले से आगे कराता है। 11 kV पे 8 फुट का फासला, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा ऐसे इसकी रेंज भी बढ़ती जाएगी। ठीक। अच्छा मुमताज़, इसकी मुकम्मल कॉस्ट क्या है और अगर ये ज़्यादा बनाई जाए तो एक जो है ड्रेस या हेलमेट इसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी? इसकी फिर वक्त तो 35,000 कॉस्ट है इसके हेलमेट समेत ड्रेस, और इसके बाद अगर आप इसको तैयार करेंगे तो फिर अगर ज़्यादा क्वांटिटी होगी फिर वैसे इसकी प्राइस कम होती चली जाएगी। अच्छा मुमताज़, ये सिर्फ उन अफराद के लिए करामत है जो बिजली का काम करते हैं या फिर आम अफराद भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? यानी जिस तरह बारिश के दिन हैं, बारिश के दिनों में आम अफराद जो बिजली का काम नहीं करते, लेकिन उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकती है क्योंकि घरों से बाहर निकलना होता है और इस तरह के हालात वाक़यात अक्सर हमें नज़र आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये सबके लिए ऐसी है, सेम ही चीज़ है। मतलब जो इलेक्ट्रिक वर्कर है उनके लिए तो मस्त है, जब भी वो काम करने लगे उनको ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए। और वो जो फैक्ट्रियों के पैनल पे वर्क करते हैं इलेक्ट्रिक वर्कर, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आम बंदा भी पहन सकता है, इसको कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है। आपने डिवाइस अटैच करनी है तो ये वर्क करना शुरू कर दीजिए ड्रेस के साथ। ठीक। अच्छा मुमताज़, इस डिवाइस के बेसिक फंक्शंस क्या है ये भी बताएगा ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उनको समझ आ जाए। इसके बेसिक फंक्शन यही है कि ये इलेक्ट्रिक को डिटेक्ट करती है, उसके बाद ये एक दफा चार्ज करने 15 मिनट में चार्ज होती है और 20 से 25 दिन के लिए इसको चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी बैटरी टाइम इतनी ज्यादा होती है, तो इसलिए ये है। इसके बाद जो हेलमेट है ये हेलमेट ऊपर की तरफ एंगल बनाता है, उसकी भी सेम चार्जर जो है प्रोसेस है जिसमें सेम वैसे वर्क होता है। इसका हेलमेट का ऊपर की तरफ एंगल होता है और ड्रेस का सामने की तरफ डिवाइस की जैसे डिवाइस है उसी तरह सामने की तरफ वर्क होता है। अच्छा मुमताज़, आपने ये बहुत ज़बरदस्त डिवाइस बनाई है, एक ज़बरदस्त इजाद की है, तो क्या इंटरनेशनल कंपनीज़ की जानिब से कोई आपसे कांटेक्ट किया गया है इस बारे में? जी अभी 2 जगह से है, मुझे नेदरलैंड से और मस्कत से 2 तरफ से मुझे कांटेक्ट किया गया। अभी उनके साथ बातचीत कर रही है, देखते कहाँ तक आप पहुँचेगा। अच्छा, तो मुमताज़, आपने ये अपना आइडिया जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उनके साथ अपना ये आइडिया शेयर किया है क्योंकि हमारे जो मुल्क की सूरत हाल इस वक्त चल रही है उससे आप भी बखूबी आगाह होंगे। बारिशों का स्पेल चल रहा है, जैसे कि लाहौर में कल की सिचुएशन आपने देखी होगी, तो क्या आपने इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से या वज़ीर आला पंजाब से या किसी से अपना ये आइडिया शेयर किया है? जी वापदा से मेरी बात चल रही है और उन्होंने परसों मेरे साथ कॉल की थी मुझे, अभी उनसे बात भी चल रही है। वो फिर उनके गवर्नमेंट के प्रोसेस होते हैं, वो जब तक कंप्लीट होंगे तब जाके एमडी तक बात पहुंचेगी, तब जाके इसको आगे लाया जाएगा सूट पे। अच्छा मुमताज़, इस प्रोजेक्ट में या इस जो डिवाइस के इजाद में आपके साथ और भी टीम शामिल होगी? और कौन कौन था, कितने लोग शामिल थे आपके इस आइडिया में? जी इसको मैंने अकेले नहीं बनाया, अकेले किसी को पता भी नहीं था। अच्छा, लेकिन आइडिया मैंने शेयर किया था जनाब टूर साहब है उनके साथ टूर शॉपिंग मॉल पे, क्योंकि उनकी शॉपिंग मॉल पे एक हादसा हुआ था, ट्रांसफार्मर के साथ लड़के की डेथ हो गई थी, हाफिज कुरान था और रोजे की हालत में उसकी डेथ हुई थी। तो उनके साथ मैंने शेयर किया था कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आप बनाते हैं तो मैं आपको एक्सपेंस वगैरह मैं फंडिंग वगैरह मैं करूँगा। तो मैंने उन्हें बताया दिया था, फिर मैंने सिर्फ उनसे आइडिया शेयर किया था, फिर उसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि सरप्राइज ही दूंगा
और काफी दोस्त है जिन्होंने मुझे इस चीज में अप्रिशिएट किया है कि असलम साहब है, मिर्जा असलम साहब है, महमूद हफीज साहब है, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया इस चीज पे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस आइडिया को तो मैंने किसी के साथ शेयर ही नहीं किया था, लेकिन वो जिंदगी के हाउस में मुझे वो करते हैं, पुश करते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो। यकीनन मुमताज़, ये एक बहुत अच्छा आइडिया था आपका। अच्छा, जब ये आप लोगों ने ये ड्रेस बनाया, ये सेफ्टी ड्रेस बनाया, आपका आइडिया काम आया, तो सबसे पहले जब ये ड्रेस आप लोगों ने किसी को पहनाया या फिर इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, तो क्या तासुरात थे जब ये सक्सेसफुल रहा? जी, बहुत अच्छे तासुरात थे, क्योंकि जो मैंने सोचा था ये उसी के मुताबिक इसको मैंने तैयार किया। 6 साल का अच्छा लगा, तो उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। हर तब्दीली के बाद इसको मैं टेस्ट करता था, मैं खुद पहन के टेस्ट करता था। मैंने वीडियोस वगैरह बना के, उस पर मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने दिखाया कि इसको कैसे ये कैसे वर्क करता है। उसमें एनिमेटेड वीडियो बनाई है मैंने IB Tech चैनल के नाम से। तो वहाँ पे मैं हर दफ़ा इसको मैं शेयर कर, यानी कि जब मैं बनाता था इसको तो चेक करता था कि आया कि जैसे मैं चाहता हूँ वैसे वर्क करता है कि नहीं करता। अच्छा मुमताज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये सिर्फ वापडा जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये ड्रेस है या फिर आम आवाम के लिए भी है? और अगर वो ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, ताकि नाज़रीन को थोड़ा इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए? जी, फिल वक्त तो इसको मैं तैयार नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। कि जो है ये मैं चाहता हूँ किसी कंपनी के साथ अटैचमेंट हो जाए, या पाकिस्तान के अंदर या फिर इंटरनेशनल, तो फिर मैं इसको आगे लेके चलूँगा। ठीक है मुमताज़, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुमताज़ अहमद हमारे साथ पाकिस्तानी हीरो, जिन्होंने एक सेफ्टी ड्रेस और हेलमेट बनाया है। यकीनन ये एक बहुत अच्छा आइडिया है उनकी जानिब से, क्योंकि हमारे अक्सर मुल्क में, पाकिस्तान में ये देखा जाता है कि अक्सर और बेशतर ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन अगर हम इस डिवाइस का, सेफ्टी डिवाइस का और हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। तो नाज़रीन, जहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से कहेंगे आपको खुशामदीद। और अब हम बात करेंगे हमास के हर दिल अजीज़ रहनुमा इस्माइल हानिया आज दोहा में सुपुर्द खाक होंगे। कल उनकी नमाज जनाजा ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में आयतुल्लाह खामनाई ने पढ़ाई, और इस मौके पर इस्माइल हानिया के करीबी अजीज़ों समेत साबिक ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के अहल खाना और तमाम आला हुकाम ने शिरकत की। तेहरान की सड़कें इंसानों से भरी हुई दिखाई दी और हर आंख अश्कबार थी। इस्माइल हानिया को आज कुछ देर बाद दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, इस्माइल हानिया की तदफीन आज हो रही है, लेकिन इस वक्त मशरिक़ वस्ता से आने वाली इत्तलात इंतहाई परेशान कुन है। कल अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया है। फिर कल रात को हमने ईरानी आर्मी चीफ का इंतहाई सख्त बयान सुना। आपको लग रहा है कि ईरान बराह रास्त अटैक की पोजीशन में आ सकता है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो ये बहुत ही एक बड़ा और गैर मामूली वाक़या है इस्माइल हानिया साहब की जो शहादत है, इसके 3 पहलू हैं। एक इसका सियासी पहलू है, एक इंटेलिजेंस का पहलू है और एक दिफाई पहलू है। सियासी सतह पे तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत गैर मामूली वाक़या इस वजह से है कि इससे बात साबित होती है कि इसराइल का मकसद सिर्फ गजा की पट्टी पे कब्जा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी नहीं है, बल्कि हमास का इंतज़ामी ढांचा और उसकी जो क़यादत का भी खात्मा है, ये इससे साबित होता है। लेकिन और पूरी दुनिया में, ख़ुसूसन मुस्लिम दुनिया में इसके हवाले से गम गुस्सा पाया जाता है, अफसोस किया जा रहा है, सोगवार ही पूरी मुस्लिम दुनिया। लेकिन जो इसका इंटेलिजेंस पहलू है जो कि निगलेक्ट हो रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ताज़ा तरीन इत्तलात जो आई हैं उसके नतीजे में जो एयर पावर का इस्तेमाल है, फ़ज़ाई हमला या मिज़ाइल हमला, उसके इम्कानात कम हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि तेहरान के सेंटर में स्टेट गेस्ट हाउस, जिसको पासदारान इनकलाब की सिक्योरिटी हासिल है और तेहरान का बहुत ही मुनज़्ज़म एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उसको पेनिट्रेट करके एक कमरे के अंदर इसको हलाक करने के इम्कानात कम हैं। जो लेटेस्ट थ्योरी सामने आई है, जो कि कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने 7 डिफरेंट ईरानी और इसराइली सोर्सेस से कोट की है, वो इससे ज़्यादा हैरानकुन है। और वो ये है कि जिस कमरे में इस्माइल हानिया साहब ठहरे थे, उस कमरे के अंदर चंद माह कबल से एक छोटा बम नस्ब था
और उनको पता था कि किस जगह पे इनको ठहराया जाता है और उसको फिर रिमोटली एक्सप्लोर किया गया। और इसमें इतना एहतियात बरती गई कि साथ वाले कमरे में इस्लामिक जहाद के लीडर ठहरे हुए थे, उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। प्लस जो फोरेंसिक्स अब तक सामने आए हैं उससे ये बात साबित होती है कि जो धमाका हुआ है वो कमरे के अंदर हुआ है, कमरे के बाहर से कोई मिसाइल या बम आके नहीं गिरा है। तो इससे एक इंटेलिजेंस फेलियर का जो पहलू है वो भी सामने आता है। अब तीसरा जो आपका पहलू है आपके सवाल के जवाब में कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं। ईरान के ऑप्शंस का दारोमदार दो चीजों के ऊपर है। एक तो ये कि क्या इसराइल को प्रोपोर्शनेट या मुतवाजी जवाब देना ईरान की पॉलिसी है, यानी कि देखें हमास की मरकजी क़यादत की हलाकत जो है, क्या इसके जवाब में ईरान चाहता है कि इसराइल की मरकजी क़यादत या उनके कोई सीनियर कमांडर को हलाक किया जाए? तो अभी मैं समझता हूं कि अगर उनकी ईरानी क़यादत ने ये फैसला जवाब देने का किया भी है तो उसके दो तरह के पहलू उनके मद्देनजर होंगे। एक ये कि क्या वो अपने इंटेलिजेंस फेलियर को छुपाना चाहते हैं कि जनाब हमारे घर के अंदर जो घुस के एक बहुत अहम लीडर को शहीद किया गया है, तो पहले तो हमें देखना है कि हाँ कहीं हमारे अंदर तो काली भेड़े नहीं है, उनका कला कमा किया जाए। अब दूसरी बात यह कि ईरान की अगर इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो क्या रवायती अंदाज से करना उसके लिए मुनासिब है या इसी तरह की कोई गैर रवायती कार्रवाई की जाए, क्योंकि मिसाइल हमला, ड्रोन हमले से पब्लिक और मीडिया में तो बहुत ज्यादा यानी कि उसको कवरेज मिलती है, लेकिन जिस तरह पहले भी 300 के करीब ड्रोन और मिसाइल इसराइल पे ईरान ने दागे थे, जिसका आलमी मीडिया ने बहुत उसको अहमियत दी थी, लेकिन हकीकत में तो इसराइल की दिफाई सलाहियत को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा था। तो अब देखना ये है कि ईरान की हिकमत अमली इंटेलिजेंस ऑपरेशन की होती है जिस तरह मुसाद ने ये ऑपरेशन किया है, या वो रवायती अंदाज में रॉकेट और मिसाइल अटैक करते हैं, जिसके खिलाफ आप जानते हैं कि इसराइल को अमेरिका और मगरबी ताकतों की भरपूर हिमायत हासिल है एयर डिफेंस सिस्टम की शक्ल में। यकीनन सर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटेलिजेंस फेलियर है या फिर सिक्योरिटी फेलियर है। सर, एक तरफ मान भी लेते हैं कि अगर ईरान हमला कर भी देता है तो उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, ईरान के हमले की नौयत पे दारोमदार है कि उनकी हिकमत अमली क्या है और उसके असरात क्या पड़ेंगे। अगर इसी किस्म का कोई ईरानी इंटेलिजेंस ऑपरेशन करे कि इसराइल के कोई बड़े सियासी लीडर या बड़े फौजी कमांडर को असैसिनेट इसी तरह पुरस्कार अंदाज में कर दिया जाए, तो उसके असरात मुख्तलिफ होंगे, जिस तरह के इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी 50 साल से करती है। लेकिन अगर वो रवायती अंदाज में उनके ऊपर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमला लॉन्च करते हैं तो उसको अवाम में, मीडिया में तो बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, उसकी कवरेज भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन उस अंदाज में जो हमला है उसके कामयाबी के इम्कानात कम हैं, क्योंकि देखिए बड़े पैमाने पे जब मिसाइल या रॉकेट हमला किया जाता है सैकड़ों मील दूर से, तो वो बहुत एक्यूरेट नहीं होता। उसमें किसी मरकजी कायद, लीडर या कमांडर को आप टारगेट नहीं करते, उसके लिए आपको बहुत ही प्रिसाइज अटैक करना होता है कि जनाब इस कमरे की इस खिड़की में से ये मिसाइल जाएगा। इतनी एक्यूरेसी जो है ईरान के मिसाइलों, ड्रोन की एक हकीकत है कि इस वक्त नहीं है। तो बड़े पैमाने पे तो वो कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उसका एक्यूरेट और कारगर और मुअस्सर होना एक दूसरा पहलू है। अच्छा सर, इस्माइल हानिया के बाद दूसरे जो मोहम्मद अल ज़ैफ की शहादत का दावा भी किया जा रहा है, तो क्या समझते हैं आप, ये हमास के लिए कितना बड़ा ये रिस्क है या फिर वो किस तरह से रिएक्ट कर सकता है इस पर, एक के बाद एक शहादत? जी देखिए, दो बातें, हमास इस पर मुनज़्ज़म रह पाएगा? जी देखिए, बहुत बड़ा ये धचका है हमास की सियासी क़यादत के लिए भी और मरकजी ढांचे के लिए भी, क्योंकि इस्माइल हानिया जो हमास की सिफारती कोशिशें थी, आलमी कोशिशें थी, आलमी राब्ते थे, उस पाए और कद काट का और असर व रसूख और मकबूलियत रखने वाला हमास का मैं समझता हूँ कि सरकर्दा लीडर चुनना इतना आसान काम नहीं होगा हमास के लीडर्स के। उस लीडरशिप को फौरी तौर पे रिप्लेस करना उतने ही मकबूल, कारगर, असर रसूख रखने वाली शख्सियत का नमूदार होना फौरी तौर पर मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं है। इसलिए यकीनी तौर पे हमास की क़यादत और उसके इंतज़ामी ढांचे के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है, जो कि ये बात साबित करता है
कि इसराइल का मकसद सिर्फ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी या गजा की अराजी पे कब्जा नहीं है, बल्कि हमास का तंजीमी सतह पे खात्मा है। अब देखना ये है कि क्या हमास किसको लीडर चुनती है और क्या वो उतनी ही कामयाबी के साथ सिफारती और आलमी सतह पे जो राय हमवार करने की कोशिशें हैं उनको जारी रख सकेंगे या नहीं। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि ये हमास के लिए एक बहुत बड़ा सियासी सतह पे धचका है, उसकी सिफारती कोशिशों को भी नुकसान पहुंचेगा, हमदर्दी में इजाफा यकीनी तौर पे दुनिया में होगा। लेकिन जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो भी एक हकीकत है और ईरान को भी ये देखना होगा कि ये कैसे इसराइल की इंटेलिजेंस को पता चला कि वो कहाँ ठहरे हुए थे और उनको कैसे हलाक किया जाए। तो ये तमाम पहलुओं को देख के ये फैसला किया जाएगा। ईरान ने अगर जवाब देना भी है इसराइल का तो ये देखना होगा कि जवाब रवायती अंदाज से अगर दिया गया तो आलमी कशीदगी में तो इजाफा होगा, लेकिन उसके मुअस्सर होने के इम्कानात कम हैं। लेकिन अगर इसी तरह एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ईरान की इंटेलिजेंस करती है और इसराइल के किसी मरकजी सियासी लीडर या फौजी कमांडर को निशाना बनाती है तो वो फिर मुमकिन है कि वो कामयाब तो ज़्यादा हो, लेकिन उसकी अवामी सतह पे, आलमी सतह पे पजीराई इतनी ना हो। यकीनन सर, ये बहुत अहम पहलू हैं जिनके हवाले से आपने बात की। सर, इस्माइल हानी की शहादत के बाद इस वक्त जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं उनकी जानिब से क्या रिएक्शन आ सकता है, उनका क्या रद्द-ए-अमल का इम्कान है, क्या लगता है आपको? देखिए, अमूमी तौर पे पूरी मुस्लिम दुनिया जो है उसमें गम गुस्सा पाया जाता है, उसमें फ़लस्तीनियों की हमदर्दी पाई जाती है, इसराइल के खिलाफ नफरत पाई जाती है। लेकिन जो रियासती पॉलिसीज़ हैं उन पे इस अवामी राय आमा का किस हद तक असर होता है ये देखना होगा। अलबत्ता मैं समझता हूँ इसराइल जो इस वक्त न सिर्फ हमास की क़यादत, बल्कि आप जानते हैं कि उन्होंने हाल ही में एक बड़े जो है हिजबुल्लाह के फौजी कमांडर को भी हलाक करने का दावा किया है। तो इससे ये साबित होता है कि इसराइल जो है उसके दिल में और दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अपने तमाम जो मुखालिफिन की सियासी और दिफाई क़यादत को हलाक करना उसका मकसद है। और इस सूरत हाल में इस खित्ते में देरपा अमन के इम्कानात बहुत कम हैं। इलाके में कशीदगी बढ़ रही है, अवाम में बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ जो अमरीकी आने वाले इलेक्शंस हैं उसकी वजह से जो अमरीकी सियासत में भूचाल आया हुआ है उसका भी यूँ लगता है कि इसराइली फ़ौज भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है कि जनाब इसराइली लॉबी को अपीज़ करने और खुश करने के लिए जो दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कैंडिडेट्स हैं वो कोई सख्त बयान या कोई जो इसराइल की जानिब से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी उसकी मजम्मत नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस वक्त को भी इसराइली अपनी प्लानिंग में मद्देनजर रखे हुए हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे तशवीश है कि आने वाले चंद हफ्ते और महीने जो हैं वो जो मशरिक़ वस्ता है उसकी कशीदगी और सलामती के लिए खतरात में बहुत नुमाया इजाफा हो रहा है। अच्छा सर, कल लबनान की जो मज़ाहमती तंजीम के रहनुमा हसन नसरुल्लाह का खिताब अचानक अपने वक्त से पहले शुरू हुआ और ऐन उस वक्त जब वो खिताब कर रहे थे बैरूत पर इसराइल ने मज़ीद एक हमला किया है जिसमें कई अफराद भी मारे गए हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस जंग में लबनान भी लपेट में आ सकता है? देखिए, दो सतह पे तो एक लबनान और इसराइल की एक जंग जारी है, उसका लेवल बहुत हाई नहीं है, लेकिन आज सुबह की भी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 60 के करीब रॉकेट दागे थे। और ये एक हकीकत है कि वो एक प्रेशर तो, एक दबाव तो इसराइल के ऊपर हिजबुल्लाह का मौजूद है बदस्तूर, और इसराइल भी अपनी सलामती को जो मुख्तलिफ मुताहरिब कुव्वतें हैं उनमें एक बड़ा ख़तरा हिजबुल्लाह को गर्दानता है। लेकिन क्या हिजबुल्लाह जो है एक बड़े पैमाने पे एक जंग शुरू करेगी इसराइल के खिलाफ? मैं इसके इम्कानात कम देखता हूँ। हाँ, ये मुमकिन है कि अगर ईरान की जानिब से कुछ जवाबी कार्रवाई की जाए तो वो हूतीज़, हिजबुल्लाह, अल कुद्स ब्रिगेड और इन दीगर तंजीमों की मुशावरत और ताउन के साथ की जाए, ताकि जो इसराइल की कोशिश है कि ईरान को इस खित्ते में तन्हा किया जाए उसको भी नाकाम बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया सर। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू द शो। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक अहम टॉपिक है, यकीनन माओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो दुनिया भर में रवा हफ्ता ब्रेस्ट फीडिंग के अनवान से मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस शऊर को उजागर करना है कि बच्चों के लिए माँ का दूध कितना ज़रूरी है और ख़ुद माओं की सेहत के लिए ये कितना लाजमी है कि वो अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाएं। लेकिन बदकिस्मती से अब दुनिया में बच्चों के लिए माँ के दूध का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। मगरबी माशरे को तो छोड़ दें, पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक में भी अब माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाने से हिचकिचाती हैं और तरह तरह के बहाने होते हैं। बच्चे को डिब्बे का दूध दिया जाता है जिससे यकीनन उसकी सेहत पर मनफी असर पड़ता है। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि जो माएँ अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती, दरअसल वो बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालती हैं, क्योंकि ये कुदरती अमल में रुकावट है और उसका नतीजा भी भयानक हो सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहां अब नौमौलूद बच्चों के लिए डिब्बे के दूध पर सख्त पाबंदी है, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में इश्तहारात के ज़रिए डिब्बे के दूध के वो फ़वाइद बयान किए जाते हैं कि लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छी कोई ग़ज़ा बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती। चंद साल पहले ये मामला पाकिस्तान की आला अदालत भी पहुंचा था और हुक्म आया था कि डिब्बे का दूध असली दूध नहीं होता, इसलिए इस डिब्बे पर तहरीर किया जाए कि ये दूध नहीं है। और अक्सर हम देखते भी हैं कि डिब्बे पर लिखा होता है, मेंशन होता है कि ये असली दूध नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मार्केटिंग कंपनीज़ ने इसमें भी रास्ता निकाल लिया है और ये दूध नहीं है वाली तहरीर इतनी छोटी सी लिखी है कि आपको माइक्रोस्कोप लगाकर पढ़नी पड़ेगी। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, MBBS डॉक्टर भी हैं। उनसे इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि बच्चों के लिए माँ का जो दूध है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके तवस्सुत से हमारे नाजरीन को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए किस कदर इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर माँ का और एक बच्चे की एक बॉन्डिंग ही फीड से आती है, क्योंकि अगर बच्चा माँ के पेट में है तो उसकी ग़िज़ाइयत से बच्चा पलता है और वो 9 महीने बाद बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है। जी। जब बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है तो उसको सिर्फ फर्स्ट अट्रैक्शन सिर्फ माँ होती है। ठीक। माँ की सेंस है, माँ की हीट है, माँ की आवाज़ है और माँ का फीड है। यकीनन चाइल्ड बर्थ के बाद भी सबसे पहले माँ की बॉडी के साथ ऑफ कोर्स उसी के साथ ही, और ये रूल है कि कैंगरू टेक्निक पे ही रखा जाए, चाहे वो बच्चा टेबल पे पैदा हो, डायरेक्ट माँ के फीड पे कैंगरू टेक्निक पे रख के और फीड स्टार्ट किया जाए। ठीक। होता ये है कि आजकल की जो माहौलियात हो गया है या मॉडर्न ज़माना हो गया, फैशनेबल अटायर की बात करें तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कब से, एट द एज के जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, गेस्टेशनल एज में बच्चे माँ को थोड़ा सा समझाया जाता है कि यार थोड़ा सा टॉफी देना, थोड़ा सा टॉफी देना, साथ साथ ये भी देते रहो, ऑफ कोर्स बच्चा भूखा ना रहे या जो भी है। इसकी एक कॉन्सेप्ट बाद में बताता हूँ, लेकिन पहला कॉन्सेप्ट ये कि देखें ये है अमानत में ख़यानत। ओके। एक बच्चे की कॉन्सेप्ट है कि माँ का एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चा जो है वो बच्चा माँ के पेट से पैदा होगा और उसको माँ के फीट पे लगाया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर बच्चा माँ के पेट में ही ये डेवलप कर लेगा या सोच लेगा कि मुझे टॉफी पीना है, क्योंकि बच्चा हर चीज़ सुनता है। ओके। और साथ में हमारा जो ब्रेन है जो जहाँ से फीड आ रहा है, क्योंकि जो दूध है वो ब्लड से एंजाइम बनता है और एंजाइम से दूध बनता है। ओके। एक अटैचमेंट है, ऑफ कोर्स एक अटैचमेंट है और ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है। ठीक। तो वहीं से वो सेंस करता है कि यार फीड नहीं आना या आना, वो वहीं से सेंस हो जाता है जब हमारी दिमाग में ही हमारी जो एंजाइम्स हैं, हमारी जो सोच है वो चेंज हो जाती है। सही। खुद ब खुद वो फीड सही आता नहीं है। फर्स्ट आवर्स पे लोग क्या करते हैं कि यार माँ को तकलीफ हो रही है, माँ को पेन हो रहा है, ज़्यादातर आपको पता है सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरियाँ कम होती हैं। अगर 100 डिलीवरियाँ हो रही हैं तो 10 नॉर्मल हो रही है, 90 आजकल ये भी बहुत जी। तो एक ये प्रॉब्लम भी है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो उसकी कैपेसिटी ऑफ फीड जो है वो शायद इतनी सी होती है। ओके। अब पेट भी इतना सा है जी, आप उठा के टॉफी दे देते हैं जो नॉर्मली चल रहा है तो पेट खुल जाता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जरूरत थी सिर्फ इतनी सी जितनी माँ का फीड आना है। ठीक। हुआ ये कि आपने टॉफी दे दी और वो बढ़ गया पेट। एक साइंस है ये पूरी। अब इस पे था कि कैंगरू टेक्निक पे रखा जाए और बच्चा दूसरों के हाथ में चल रहा है।
जी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फीड का जो रेशियो ऑफ प्रॉब्लम्स है ना वो बढ़ती गई। बढ़ते मार्केटिंग एजेंसीज ने इतना डेवलप कर दिया, जैसे आप देखें ना टीवी पे जितने एड्स आ रहे होते हैं उस पे आपका बच्चा या आप लोग खुद जो है, हम खुद भी, अब एग्जांपल ले लें, एक इंस्टाग्राम है, एक चीज़ आप खोलते हैं तो आपके पास खुद ब खुद वो चीज़ें आ रही होती हैं, जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो चीज़ आ रही होती है। ठीक। जो आप चीज़ डिस्कस करते हैं वो चीज़ ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाए। सही। तो वो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती है कि यार ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए। अच्छा, टॉप फीड के जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसाइल तो उसमें शुगर कंटेंट है। जब शुगर कंटेंट पे बच्चा जाता है तो ऑटोमेटिकली जब 6 महीने 8 महीने 10 महीने के बच्चे को आप जब खाना खिलाना शुरू करते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ जो खाना है ऑटोमेटिकली ड्रॉप होके और बाहर के खाने पे चला जाता है। टेस्ट बड्स सही तरह डेवलप नहीं होता। इसीलिए ही प्रॉब्लम आगे जाके, आपने एक सवाल किया इससे पहले कि बच्चा क्यों नहीं है इस पे, तो ना आने की वजहें ये सारी हैं। ठीक। तो हम जब बाहर की चीज़ों पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा खाना भी बाहर की चीज़ों पे चला जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी है कि डिलीवरी के बाद कुछ टाइम के बाद ऐसा हम कहते हैं, अक्सर हमने सुना भी है कि भाई मदर फीड नहीं आ रहा, तो क्या करे, बच्चा तो भूखा है, अब क्या करे, बच्चे को तो कुछ देना है। अच्छा, अगर ये पॉसिबल है कि अगर बच्चे को 1 दिन तक दूध नहीं मिलता, 2 दिन तक दूध नहीं मिलता, तो इज़ इट ओके? नहीं, देखें, आप बताओ, मैंने कहा ना कैंगरू टेक्निक पे ऐसा नहीं है कि दूध नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्या ये हमारा वहम है? रिक्वायरमेंट, मैंने कहा ना पहले, तो ये सोच इंसान की है कि आपने उठा के फर्स्ट आवर्स में ही टॉप फीड दे दिया। ठीक। दूध तो आना ही है। अगर 30 ml भी आया है तो उसके लिए वो रिक्वायरमेंट 30 ml ही थी। ठीक। उसके लिए 60 ml नहीं थी। हमने उठा के जो है 60 ml पिला दिया इसको, या 30 ml टॉप फीड दे दिया जिसकी कंटेंट जो है वो थिक थी, उस पे आपका स्टमक का रेशियो बढ़ गया। ओके। तो उसकी भूख बढ़ गई। तो आपको तो टॉप फीड देना ही नहीं है, तो मदर फीड पे ही एनहांस भी करना है और मदर फीड पे ही रेशियो रखना है कि नहीं यार मदर फीड ही देना है आपको। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ऐसा भी होता है, मैंने अपनी फैमिली में भी एक ऐसा केस देखा है कि बच्चा खुद ही मदर फीड नहीं कर रहा, तो क्या ऐसा भी होता है? इसकी रीज़न क्या होती है? देखिए, ऐसी बहुत सारी, वो अलग एक रेशियोज़ हैं कि अगर चले फ्लो नहीं आया, या निपल सही तरह ग्रो नहीं हुए हुए, या प्रॉपर डेवलप नहीं है, या फिर वो इन्वर्टेड हैं, तो उसकी अलग मैनेजमेंट्स हैं। या बच्चा प्रॉपर लैच नहीं कर रहा है, या बच्चा बहुत छोटा है, प्रीमेच्योर है, या 1 किलो से छोटा है, या 1.5 किलो का, इसकी सकिंग रिफ्लक्स प्रॉपर नहीं आया, या NICU केयर में है और उसमें 4-5 दिन 10 दिन रह गया बच्चा, ऑटोमेटिकली उसमें एक इश्यूज बनते हैं हमारे लिए। उसमें भी हमारा पहला रेशो यही होता है कि पहले मदर फीड, देन यू हैव टू ट्राई फॉर द डोनर मिल्क, या तो फिर हम चाहते हैं कि फिर अब टॉप फीड पे जाते हैं, वो लास्ट ऑप्शंस में आते हैं। ठीक है। हम फर्स्ट ऑप्शंस में कभी भी नहीं लेते हैं। ठीक है। तो और ये आपका जो सवाल है कि नहीं आता, वो नहीं आने वाला मकसद मैंने आज तक नहीं देखा कि नहीं आ रहा हो, क्योंकि जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि आता ही है। देखिए, अगर एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि अगर गायें बकरियां जो हमें दूध सप्लाई कर रही हैं, कल वो कहना शुरू कर दें कि हमें दूध नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता ना। तो ऑटोमेटिकली फीड तो आता ही है, लेकिन उसके मैनेजमेंट डिफरेंस है। सोच में पहले लाना है कि मुझे फीड आना है, क्योंकि ये सोच, अच्छा, ये आपकी सोच से बहुत लिंक्ड है। प्लस साथ में फिर मिसाजिंग फैक्टर्स हैं, कुछ ग़िज़ाइयत है। 1000 डेज ऑफ लाइफ पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। कि 1000 डेज ऑफ लाइफ क्या होती है? फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 2 years ऑफ लाइफ तक मदर की न्यूट्रिशन, बच्चे की न्यूट्रिशन, एंड सेकेंडली जो है बच्चे के साथ नेक्स्ट यूट्रस की न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाए कि आगे बच्चा डेवलपमेंट एरर्स के साथ पैदा ना हो, प्री मेच्योर ना हो जाए, लो बर्थ वेट पैदा ना हो, उस जो बच्चा पैदा हो गया उसकी फीड का ध्यान रखा जाए। तो ग़िज़ाइयत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन फैक्टर्स ऑफ अ मदर, और फिर मदर से चाइल्ड। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बहुत अहम क्वेश्चन कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरत के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है उसकी डाइट, ताकि इसका भी लिंक होता है कि उसके बाद अगर डाइट अच्छी होगी तो मदर का फीड भी अच्छा करा सकेगी। ऑफ कोर्स, डाइट के बगैर तो आप और मैं भी जी नहीं सकते, तो इसमें तो बात अच्छी, मतलब उसका लिंक है, उसमें लिंक्ड, बहुत बड़ा लिंक है। देखें, एक माँ जब मैं एक अलग, आप एक इंसान है, तो आप एक रोटी खा रही हैं और 2 बोटियाँ खा रही हैं, या एक छोटा सा बाउल ले रही हैं, वो आपकी एक ग़िज़ाइयत है। लेकिन जब एक बच्चा अंदर पल रहा है तो आपको हर चीज़ 0.5 रेशो बढ़ानी है, 50% बढ़ानी है, टू इंक्रीज द वेट, और उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब देखें ना, अगर फर्ज करें एक माँ है, अगर ग़िज़ाइयत अच्छी नहीं ले रही है,
जब बच्चा पैदा होता है या माँ जब डिलीवरी के टाइम पे इसका आयरन लेवल कम है, विटामिन डी कम है या न्यूट्रिशन फैक्टर्स कम है, जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी इम्यूनिटी लैक हो जाएगी। साथ में जो है उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। विटामिन डी अगर लैक होगा तो बार बार नमोनियाज होंगे, अस्थमा होगा, एलर्जीज रहेंगी, इसको आयरन फैक्टर कम होगा तो बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा, बच्चे की डेवलपमेंट एरर्स रहेंगी। और वो माँ की ग़िज़ाइयत प्रॉपर होगी तो फीड भी आएगा, और फीड में भी सारी चीज़ें होंगी तो खुद ब खुद चीज़ें जो है बच्चे की डेवलप रहेंगी। दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड एंड मदर विथ अ मदर फीड। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मदर्स का ये भी प्रॉब्लम होता है कि फ़ीड करवा रही हैं बट उनका मतलब कि इस कदर नहीं है वो फ़ीड करवा पाती जितनी बच्चे की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी कोई ऐसी चीज़ें हैं या मसाज या कुछ ऐसे चीज़ें जिससे फ़ीड को बढ़ाया जा सके? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए पहले तो मैं थोड़ा सा होम रेमेडीज़ बताता हूँ कि ग़िज़ाइयत में आप 1.5% जो है ऐड करें। 1% आपका है, 5.5% बच्चे के लिए आपको ऐड करना है अपनी डाइट में। सेकेंडली कुछ होम रेमेडीज़ हैं जैसे खजूर है, गाजर है, मकई है, मिश्री है, चने हैं, मखाना है, वो सारी चीज़ें वो हैं हेल्दी डाइट्स में आते हैं। वेजिटेबल्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, प्रीबायोटिक्स हैं, ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो डाइट को इन्हांस भी करती हैं और फीड को इन्हांस करती हैं। जैसे मिश्री है, कैरेट्स हैं, उसकी तो रिसर्च में है। अच्छा। चिक्स जो ये चीज चिक्स जो होती हैं जैसे चने हैं, ये सारी चीज़ें हेल्दी डाइट्स में आती हैं। ब्लैक वाले और वाइट भी, कोई भी आप खा सकते हैं, दोनों आप खा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो कहा जाता है कि बच्चा पैदा हो गया तो अब मदर ये नहीं खा सकती, ये नहीं खा सकती, इससे बच्चे के पेट में दर्द हो जाएगा, इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे को। बच्चे के पेट की जो मैंने बताई है उससे पेट का दर्द नहीं होता, उसकी दूसरी डाइट से। दैट इज एन एलर्जी फैक्टर्स ऑफ प्रोटीन्स व्हिच गोज समटाइम्स इट ब्लड बैरियर को क्रॉस करके एंजाइम में चला जाता है, जिसकी वजह से वो पेट में दर्द होता है। डायरेक्टली कोई भी खाने का ताल्लुक किसी भी चीज़ से नहीं है। ऑफ कोर्स ब्लड से, तो ब्लड में जितनी चीज़ जाएंगी, कभी कभार जब पेट में दर्द होता है तो उसकी वजह माँ का डेयरी प्रोडक्ट है, एग प्रोडक्ट है, MSG प्रोडक्ट है, THBQ है, समटाइम्स सॉल्ट है, शुगर है, वीट है, ग्लूटेन है, ये सारी चीज़ें कभी कभार हिट कर जाती हैं इन द ब्लड। उसकी प्रोटीन्स कभी कभार माँ के दूध में जाके बच्चे के पेट में जाके वो कभी कभार गैसेस कराती है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये होता है इशू ऑफ कोर्स, बट कॉलिक पेन ऑफ कोर्स इट्स एन अननोन रीज़न, आज तक किसी को नहीं पता कि कभी क्यों होता है। बट एक रिसर्च ये है कि दिस इज अ साइंस कि प्रोटीन्स जाके हिट करती हैं जिसमें दूध में जाके वो प्रॉब्लम करती हैं। और टॉप फीड से तो कॉलिक पेन बहुत होता है। ठीक, तो हम लोग तो इसलिए अवॉइड करते हैं कि टॉप फीड तो देना ही नहीं। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि कौन से घरेलू जो टोटके हैं उनसे करने से? तो खजूर है, गाजर है, मकई है, मिश्री है, चने हैं, मखाना है, ये आपके फीड को एनहांस करते हैं। प्लस साथ में ब्रेस्ट मसाजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो बच्चा जब आप फीड कराते हैं तो पानी का मिकदार आप बढ़ाते हैं, प्लस साथ में जब भी आप फीड कराएं तो अपने आप को प्रिपेयर फॉर इट कि मुझे फीड कराना है, बार बार बोलना है। लेकिन बार बार बोलने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट से ऑटोमेटिकली एक ड्रेनेज बढ़ती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ना शुरू होती है। जितना आप बच्चे को सक कराते हैं, अच्छी तरह लैच करते हैं, कैंगरू टेक्निक पे रखते हैं, ये 3 काम ऐसे हैं जिससे फीड एनहांस होता ही होता है। सेकेंडली हम मसाज का तरीका बताते हैं। एक तो मसाज बैक साइड ऑफ द नेक पे अच्छी तरह बैठ के सुकून से कोई हेल्पिंग हैंड्स लेके इनवर्ट पोजीशन ऑनवर्ट पोजीशन पे एक तरह मसाज किया जाए, फिर अप एंड डाउन। फिर साथ में मसाज ऑफ द ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, निपल्स के मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप उसको प्रेस करके नहीं दबाएंगे तो लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है वो कभी कभार ब्लॉक्ड हो जाती है। तो वो ब्लॉक्ड होने की वजह से वहाँ पे, जैसे आप शावर में नहाते हैं, तो शावर में छोटी नालियाँ होती हैं, वो क्या इसमें कंकर आ जाता है। इसी तरह जो दूध के जो पार्टिकल्स हैं वो कभी कभार थिक होकर बंद हो जाते हैं। दूध बंद नहीं होता, दूध अंदर इतना ही रहता है 2 इयर्स तक, लेकिन वो रिवर्स बैक हो जाता है और सूखना शुरू हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली वो रिवर्स हो जाता है। तो आपको क्या करना है, वो सूख जाता है। तो जब नालियाँ सूखेंगी तो पीछे से तो ड्रेनेज रहेगी। इससे आपका जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो औरतों को कभी कभार आगे जाके कैंसर का हो जाता है, जो ब्रेस्ट कैंसर हो होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट में मसाज करके फ्लो को बढ़ाया जाए और बाहर निकाला जाए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस रिलीजिंग रहना बहुत ज़रूरी है, सोना बहुत ज़रूरी है कि नींद प्रॉपर आ जाए प्रॉपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो माँ के उसमें डेवलप करती हैं, तो ऑटोमेटिकली फीड जो है
वो अच्छा ही आता है। तो डॉक्टर साहब, जितना इम्पोर्टेंट बच्चे को फीड करवाना है, बच्चे के लिए ये ज़रूरी है, माँ के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, उससे उसकी सेहत पर भी असर पड़ता है, अच्छा रहता है ये बिल्कुल। आप ये सोचें ना कि अगर माँ जितना अच्छा फीड कराती है तो माँ के आप देखें कि वेटेज बढ़ता है, जितना अच्छा फीड कराएगी तो इतना ही वेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। प्लस साथ में कि जो उनके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग फैक्टर्स बेहतर हो जाती हैं। इससे भी इसका जी बिल्कुल, आगे जाके जितना अच्छा दूध माँ पिलाती है तो इतना ही ब्रेस्ट कैंसर के जो है प्रोटेक्शन सबसे बड़ी है। और माँ स्ट्रेस फ्री रहती है। सबसे बड़ी बात तो आजकल की औरतों को सबसे बड़ा जो है फिगर कॉन्शियस होती है। मैं आपको गारंटी देता हूँ जो माँ अच्छी तरह फीड कराती है खुद ब खुद, अगर उसको हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं है और अगर ब्रेस्ट ये अपना गायनी के इश्यूज से इसकी मोटापा है तो खुद ब खुद इसका वेट जो है नीचे आ जाता है। डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पर जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उन माओं के लिए जो बच्चों को या तो डिलीवर करने वाली हैं या तो प्रेग्नेंट है, उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू द शो। और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब न्यूज़ ये है कि एक अमरीकी बिजनेस अखबार फोर्ब्स हर साल 30 साल से कम उम्र ऐसे नौजवानों की फहरिस्त जारी करता है जो कारोबारी एतबार से अपनी अपनी फील्ड में नुमाया रहे और अपनी सोसाइटी के लिए मिसाल बने। और इस बार इस फहरिस्त में 1 2 नहीं बल्कि 7 पाकिस्तानी नौजवान शामिल किए गए हैं। वैसे तो इस फहरिस्त में सबसे कामयाब हिंदुस्तानी नौजवान रहे, क्योंकि भारत के 86 नौजवानों ने इस फहरिस्त में वो शामिल हुए हैं, जो यकीनन बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये कम एजाज़ की बात नहीं है कि हमारे साथ नौजवान इस फहरिस्त में शामिल हुए हैं। फोर्ब्स की जारी करदा फहरिस्त में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली अलीना नदीम भी शामिल है, जिन्हें फाइनेंस और वेंचर कैपिटल कैटेगरी में नामजद किया गया है। अलीना नदीम नामी लाहौर में एजोफाई स्टार्टअप की बानी हैं, जो तालिब इल्मों की तालीमी अखराजात के लिए माहाना बुनियादों पर यूनिवर्सिटी फ़ीस अदा करने में भी मदद करती हैं। अलीना यहाँ तक कैसे पहुँची और इन्हें इस फहरिस्त में कैसे जगह मिल गई, ये राज जानने के लिए इस वक्त हमने उन्हें कैच कर लिया है, तो चले उनसे ही बात कर लेते हैं। अलीना, वेलकम टू द दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच। अलीना, आप सबसे पहले आपसे बात ये करेंगे कि आपने जो ये आपका आइडिया है, यकीनन जो हमारी पाकिस्तानी यूथ है, नौजवान है, उनके लिए बहुत अच्छा आइडिया है। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? जी, सबसे पहले तो जो एजुफाई करते हैं, मैं थोड़ा सा उसके मुताल्लिक बात कर लेती हूँ कि ऑडियंस को ये भी थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाए। एजुफाई एक ऐप है, अगर आप अपने फ़ोन पर जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पर भी है और ऐप स्टोर पर भी है। हमने अभी लॉन्च किया पिछले साल, और अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल का डाल सकते हैं और आप उस यूनिवर्सिटी या स्कूल के लिए यूनिवर्सिटी फ़ीस के लिए आप लोन ले सकते हैं हमारे ऐप से। ठीक, आपको सिर्फ सो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी कंपनी का फोकस है। अब आपका क्वेश्चन था कि ये आइडिया कैसे आया। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में जब तक लिटरेसी रेट हमारी इंक्रीज नहीं होएगी, तब तक हमारी मुल्क की तरक्की आगे नहीं हो सकती। और लिटरेसी रेट को आगे या प्रोग्रेस करने के लिए द मेन डिटरेंट इज कैपिटल। लोगों के पास फी जमा करने के लिए पैसे नहीं। अलीना से आई थिंक कोई टेक्निकल इशू हुआ है, जिसकी वजह से राब्ता जो है हमारा मुनक़ता हो चुका है। एजोफाई के नाम से एक ऐप है जो कि अलीना और उनकी टीम की जानिब से ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये एक ऐसी ऐप है जहाँ पर जाकर जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी फ़ी नहीं दे पाते हैं अपनी मजबूरियों की वजह से, तो वो यहाँ पर जाके एजोफाई में जाकर अपना अप्लाई कर सकते हैं, अपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं और अपनी फ़ी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते
सकते हैं। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत हाईली मार्क्स लेते हैं, बहुत अच्छे नंबर्स लेते हैं, तो वो इजीली उनको इंटर्नशिप या वो मिल जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके लिए ये टारगेट अचीव करना मुश्किल होता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी एजुफाई में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उनको यकीनन यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अपने जो ख्वाब हैं, अपनी जो स्टडीज़ हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। और अलीना नदीम जो फोर्ब्स की फाइनेंसर और कैटेगरी में नामजद हुई हैं अंडर 13 में, तो एजुफाई ने यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी मुश्किल भी आसान कर दी है और यकीनन ये पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा कारामा साबित होगा। और इसका जो स्टार्टअप है, उनकी जो बानी है अलीना नदीम, उनकी कामयाबी ये है कि उन्होंने इसको कामयाब तौर पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया है और पाकिस्तानी नौजवान जो हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश की है। यकीनन ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। और अलीना नदीम फोर्ब्स की फाइनेंसर भी हैं और इनकी जो वेनिचर कैपिटल कैटेगरी में नामजद हुई हैं और ये एजुफाई ने यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। हम इस पर उनसे रब्ता करके बात करने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स जस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि इसमें जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं लाइक स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम जो बहुत सीरियस इशू है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फिर से उनसे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देंगे। लेकिन इस बारे में इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं उनकी ऐप जो है एजुफाई से, वहाँ से। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त। कल होगी फिर आपसे मुलाकात एक नए दिन के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।